हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक तत्व का जो है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। ठीक है, अर्थात 16वें समूह के तत्व। पंद्रहवें तत्व के समूह का जो है कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन फैमिली। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे भैया? ऑक्सीजन फैमिली पढ़ेंगे अब हम लोग, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो यदि आप नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज यार इसका जो है ना पी ब्लॉक के तत्व में एक फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, उसको अटेंड कर लो प्लीज, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन फैमिली में। ऑक्सीजन फैमिली में हमारे कौन कौन से तत्व आते हैं, इधर देखिएगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और एक और खोजा जा चुका है, ठीक है, लेकिन उसका हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं अभी। जो आपका मैंडलीफ ने जो जगह छोड़े थे, ठीक है, उस जगह में एक और आ चुका है लिवरियम, लेकिन उसका हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीजन फैमिली में सबसे ज्यादा हम जिसका अध्ययन करेंगे वो होगा ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। सबको पता है इसका होता है 8, और आप सबको मैं फिर से बता देता हूं, 2 हो गया, 2 के बाद 8, फिर 8 8 16 हो जाएगा ये, और 16 के बाद 18 जोड़ दीजिए। तो 16 में जब 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, और 34 में फिर से 18 जोड़ देंगे भैया, बोल दो कितना हो जाएगा? 8 4 12 की 2, कैरी 1 52, और 52 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 52 में फिर 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 84। होगा कि नहीं? तो इस प्रकार आप जो है इसका क्या लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या चीज? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कुछ इस प्रकार होता है NS2Np4। मैं ऐसा कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया, आप सबको पता है। आप सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे इसका, जैसे कि मैं ऑक्सीजन का भर के दिखाता हूं आपको, 1s2 2s2 2p4, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। हम सबको पता है ये जो 1s2 होता है वो हीलियम का होता है, तो हीलियम का हो गया 2, और 2 के बाद मैं लिख सकता हूं 2s2 और 2p4। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो यार, सल्फर का होता है 16, तो 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नियॉन, सीधा सीधा 10, नंबर 10, नियॉन 10। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? ये दूसरे जो है हमारा है पंक्ति का तत्व है। ठीक है, इसमें केवल ऑक्सीजन को जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो केवल कितने कक्षा आते हैं? 2 कक्षा आते हैं। इसमें आएगा कितना? 3 कक्षा, तो ये हो जाएगा 3s2 और 3p4। तो क्या हो रहा है, n के जगह में सभी का अगर आपको लिखना है तो n लिख दीजिए। n के जगह में क्या हो रहा है? 2 3 4 5 हो रहा है, और क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार इसका हम लिखेंगे तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, आर्गन का हो जाता है 18, सॉरी ठीक है, उसके बाद 3d10, ठीक है, 4s2 और 4p4, ये देख लीजिए 18 10 हो जाएगा 28, ठीक है, 28 और 2 30 4 34 आ गया। इसी प्रकार आप इसका लिख सकते हैं क्रोमियम, ठीक है, 36 होता है इसका। उसके बाद 4d10, 5s2 एंड 5p4, और इसका लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्या चीज बता दीजिए? जीनॉन। जीनॉन का कितना हो जाएगा? 36 में 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 54, ठीक है, और 54 के बाद हो जाएगा 5d10, 54 10 64, 5d10, नहीं जीनॉन का 54 नहीं होगा यार, इसमें जोड़ दीजिए 32 जोड़ दीजिए, 18 10 8 8 यहां जोड़े 8, फिर 18, ठीक है, हाँ एफ ब्लॉक आता है, वेरी गुड, ये 54 ही रहेगा, बट ये हो जाएगा 5d10 और 6s2 एंड 6p
4। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। इजी है, तरीका सबको समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप केवल इतना ही लिखेंगे, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको तो वो होता है NH2Np4। मतलब जितने भी है उस सब में क्या है देख लीजिए आप, कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सब में कॉमन है, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है। इतना चीज क्लियर है आप सबको, ठीक है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट इसकी प्राप्ति। तो प्राप्ति कहां से होता है, सबको पता है ऑक्सीजन जो है सबके लिए जरूरी है यार, बहुत कंपलसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हम और आप संभव ही नहीं है ना। तो हमारे वायुमंडल में शुष्क ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, गैसी फॉर्म की, तो वो जो है लगभग 20.94%, कितना 20.94% जो है, जिसको हम 21% भी अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, पाया जाता है, ठीक है। भूपर पट्टी के द्रव्यमान में लगभग 46.6% जो है ऑक्सीजन का योगदान रहता है। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन में पाया जाता है, सभी प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए ऑक्सीजन जो है कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका सल्फर। तो सल्फर जो है डियर स्टूडेंट्स ये जो है सल्फेटों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आप सबको पढ़े होंगे 10वीं में जिप्सम, क्या चीज, जिप्सम। तो धातुओं के आपके सल्फेटों के रूप में पाए जाते हैं। कॉपर सल्फेट होमीहाइड्रेट 2H2O है ना। एप्सम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस प्रकार जो है ये हमारा किस रूप में पाया जाता है, सल्फेटों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका मैं अयस्क पढ़ाया हूं अध्याय 6, हालांकि ठीक है अध्याय 6 पढ़ाया हूं, जहां आप सबको पता है जिंक, कॉपर ग्लास, जिंक ग्लास, आपका जिंक ब्लेंडी, ठीक है, और कॉपर पायराइटिज। तो इस प्रकार से जो है सल्फाइड के रूप में भी अयस्कों में भी पाया जाता है। बात करते हैं सेलेनियम एंड टोल्यूरियम जो है, सिलीनियम बोलते हैं, सिलीनियम, ठीक है। टेलुरियम अगर चाहते होंगे हिंदी में तो कुछ ऐसा लिखाता है जी, सिलीनियम जैसा, ठीक है। टेलुरियम ऐसा लिखाता है, ठीक है, ऐसा टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये जो है आपका सिलीनियम एंड टोल्यूरियम, ये जो है सल्फाइड अयस्कों के, ठीक है, सेलेनाइड एवं टेल्यूराइड के रूप में पाया जाता है। मतलब जैसे ऑक्साइड बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे टाइप का, इनका जो है सेलेनाइड एंड टेल्यूराइड बनता है। पोलोनियम क्या है, एक हमारा रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व है जो यूरेनियम और थोरियम, मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैसे उसका विघटन करके हम नए रेडियो एक्टिव तत्व बनाते हैं, अल्फा बीटा कणों का बौछार करके उसका नए तत्वों में कन्वर्ट करते हैं, नए रेडियो एक्टिव तत्वों में। तो यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, के विघटन के द्वारा हमारा क्या बनता है, पोलोनियम प्राप्त होता है। तो यह है इनका ऑकरेंस, प्राप्ति के स्रोत, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। चलिए अब देखते हैं क्या चीज, इसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा रहता है, सुनने पर याद हो जाएगा आप सबको। तो सुनिए क्या होता है। भौतिक गुण में आता है इसका धात्विक एवं अधात्विक गुण, ठीक है, धात्विक एवं अधात्विक गुण, और इसके साथ साथ अधात्विक गुण। तो देख लेते हैं यार क्या बनाए थे हम लोग ने। आप इसको इस प्रकार देखो, मैं अपना बता रहा हूं, आप जैसा भी सुने होंगे जानते होंगे वो आप लोग जानिए। मैं इसको जो है जब भी पढ़ाई करता था 11th 12th, तो इसको मैं ओस से टीपो बोलता था। क्या बोलता था, ओस से टीपो, ठीक है, ओस से टीपो। तो इस प्रकार मैं इसको जनरली अपना जो है याद रखा करता था। और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ओके डियर स्टूडेंट, इनका धात्विक गुण कुछ ऐसा है कि प्रारंभ के जो 3 है ये अधातु है। क्या है, अधातु है। और ये जो दिख रहा है आपको ये है उपधातु, मेटलॉइड्स, और ये है हमारा मेटल, धातु। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब दूसरा इसका प्रॉपर्टी जो आता है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, दैट इज, नोट में लिख लीजिएगा,
नोट में कैल्कोजन क्या है बता रहा हूं। इस 16वें समूह के तत्वों को कैल्कोजन भी कहा जाता है। याद रखना, क्या कहते हैं? कैल्कोजन भी कहा जाता है। रीजन क्या है कैल्कोजन कहने का? कैल्कोजन ग्रीक भाषा का एक वर्ड है और ग्रीक भाषा में इस कैल्कोजन का जो अर्थ होता है दैट इज मीन्स, इसका मीनिंग होता है क्या चीज? अयस्क बनाने वाला। ठीक है, अयस्क बनाने वाला। तो ये जो है अभी हमने देखा सल्फाइड के कितने सारे अयस्क, जिंक ब्लैंडी, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइटिज, ये सेलेनाइड एंड टेल्यूराइड के अयस्क बनाते हैं। ऑक्सीजन के अयस्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो अयस्क बनाते हैं इन लोग, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। कैल्कोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीक भाषा में अयस्क बनाने वाले को क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। याद रहेगा सबको अच्छे से? ठीक, वेरी गुड। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देखिए क्या चीज नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक अवस्था, भौतिक गुण। तो भौतिक अवस्था, इनकी जो फिजिकल स्टेट जो होती है, अवस्था जो होती है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये महोदय, ये गैसी फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? गैस के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन सबको पता है। ठीक है, और बाकी सब जो रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं? ठोस के रूप में रहते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो गया फिजिकल इसका स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक गैस है, जबकि अन्य जैसे सल्फर अष्टपरमाणुक ठोस है। अष्टपरमाणुक ठोस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट कि इसमें जो पोलोनियम है वह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है। जानते हैं रेडियो सक्रिय किसे कहते हैं? रेडियम देखे आप सब लोगों ने? रोड पे चले हो कभी कि नहीं चले हो? कि हवा में उड़ते हो? ठीक है, तो रेडियम तो सबने देखा होगा यार। ठीक है, ट्रक, बस वगैरह वगैरह गाड़ियों के पीछे में जो चमकीला पदार्थ लगा रहता है। ठीक है, रोड पे हम जब चलते हैं तो साइन बने होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, वो सब क्या रहते हैं? रेडियम रहता है। हालांकि वो प्योर रेडियम नहीं है। ठीक है, प्योर रेडियम बहुत खतरनाक होता है, महंगा भी होता है, तो वो रेडियम होता है। तो रेडियम क्या करता है? रेडियम में एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये पाई जाती है कि उसमें से निरंतर, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली बहुत सूक्ष्म पार्टिकल निकल रहे होते हैं। वो पार्टिकल जो है प्रकाश पड़ने पर वो पार्टिकल क्या करते हैं? चमकते हैं। पार्टिकल चमकते हैं, और यही कारण है कि रात में भी रेडियम जब लगी होती है तो उसमें से पार्टिकल निकल रहे होते हैं, और जैसे उसमें कुछ प्रकाश पड़ता है तो चमकने लगता है, जिससे हम उसका यूज साइन बोर्ड के रूप में करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये होता है रेडियम। बताएंगे मैडम पियरे क्यूरी के बारे में। निपट गई बेचारी इसी के चक्कर में। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्वों के चक्कर में निपट गई। ठीक है, भगवान उसके आत्मा को वो शांति दे। ठीक है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर देखिएगा। तो 5वां नंबर कुछ ऐसा है कि इसमें ऑक्सीजन अणु में हमारा पी, इसका आकार सूक्ष्म होने के कारण, आकार छोटा होने के कारण कौन सा बॉन्ड पाया जाता है भैया? पी पाई बंध पाया जाता है। पी पाई बंध पाया जाता है। जबकि इसको मिटाओ, जबकि क्या बोलते हैं आपका, सल्फर में पी पाई बंध नहीं पाया जाता, एकल बंध पाया जाता है, जो कि श्रृंखला के रूप में होता है। आपको लिखना है ऐसा, पी पाई बंध नहीं पाया जाता, एकल बंध पाया जाता है, जो श्रृंखला के रूप में होते हैं। जैसे कि ये देखिए, अब बोलोगे सर ये क्या बना दिए? तो भैया इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होता है? तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में, शेयरिंग करने में अपना व्यस्त है। ठीक है, ये अपना बॉन्ड बनाने में अपना
अब देखो इसका भी कितना अष्टक हो गया, 8 हो गया, और इसका भी कितना पूरा हो गया, 8 हो गया। टोटल काउंट करो ना, 4 और 4 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन रहता बाह्यतम कोष में कितना, 6 है, तो 2 जो है साझा करता है। तो इस प्रकार ये कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पी पाई बॉन्ड बना लेता है। समझ में आ गया। लेकिन सल्फर में क्या पाया जाता है, ये देखिए सल्फर ये ताज के जैसा बनता है। किसके जैसा, ताज के जैसा। 5 ही हुआ यार। चलिए इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे साइड में बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 सॉरी ये हो जाएगा 6 7 एंड 8। अब इसमें कैसे पाया जाता है ये देखिए, फिर भी अच्छा से नहीं बना है ना, फिर भी अच्छा से नहीं बना। चलिए पुनः देखते हैं इसको। ये इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत सुंदर बनता है। और किसके जैसा बनता है, ताज के जैसा बनता है। देखते हैं बना के, बनेगा आई थिंक। पहले रो में 3 ठो, ठीक, दूसरे में इसके पास 1, इसके पास 1, इसके नीचे 1, फिर इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। काउंट करो तो भैया 8 होना चाहिए। 3 3 2 5 5 3 8 हो गया। अब इसका ज्वाइनिंग कैसे होता है, ऐसा होता है कुछ। ये अब बना कि नहीं बना, ताज के जैसा, ठीक है। तो ये 2 2 तो शेयर कर रहा है, तो कितना बच जाएगा बाह्य कोश में, 4 बच जाएंगे अभी भी, है ना, 4 बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। मतलब आपको ऐसा 4 ठो डॉटेड बनाने होंगे। इस प्रकार, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है देखिए, ताज के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। और नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए कैसे बन जाएगा ये देखो ना भैया, बना देते हैं आपके लिए यार, थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये है राजा का मुछ और ऐसा, ठीक है। नहीं बन रहा है यार, कोई नहीं। ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में कैसे बनता है, ताज के जैसे बनता है। ये तो मजाक चल रहा था, लेकिन ये सही चल रहा है, ठीक है। अब सही जा करके बना है। तो इस प्रकार आप जो है ये किस रूप में पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी, एक साथ 3 क्या चीज, आपका गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व, तीनों को एक साथ देखते हैं। कैसे, ओश से टीपो। तो इसमें भैया मेरे क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार में वृद्धि के साथ साथ उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ते जाता है। लेकिन टेलुरियम से पोलोनियम तक यहां पर बस डिफरेंट आता है। यहां से यहां तक बढ़ता है वृद्धि, ठीक है। और इनके रिस्पेक्ट में इसमें वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी होने का रीजन क्या है, मात्र ये रीजन है कि यहां तक आपका 3D 4D डी ऑर्बिटल चल रहा होता है। एस तो सब में रहेगा, पी तो सब में रहेगा, डी चल रहा है। लेकिन यहां जैसे ही आते हैं पोलोनियम, तो यहां एफ ब्लॉक भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कारण है आपका एफ उपकोष के आने के कारण इसके घनत्व में एवं क्वथनांक गलनांक में कमी हो जाती है। प्रारंभ में वर्ग में ऊपर से ऑक्सीजन से टेलुरियम तक वृद्धि होती है, किंतु टेलुरियम से पोलोनियम तक कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या आवर्ती गुण। आवर्ती गुण या रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण
रासायनिक गुण मत लिखो, इसका आवर्ती गुण लिख देते हैं, रासायनिक गुण देखेंगे बाद में, ठीक है। तो आवर्ती गुण को देखने के पहले आप एक काम कीजिए, एक पहले इसका देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं पहले ही बता चुका हूं आपको पूरा, ठीक है। फिर भी इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP4, है कि नहीं। अब देखते हैं इसका आवर्ती गुण, कौन कौन सा आवर्ती गुण है ये देखो आप। सबसे पहला होता है आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या, ठीक है। तो आयनिक त्रिज्या या परमाणविक त्रिज्या क्या होता है भैया, ये सुनिए। वो तो परिभाषा मैं 15वें समूह तत्व में बता चुका हूं अच्छे से, कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। और यदि उसके आयन के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन या निकाल दो या जोड़ दो, तो फिर जो त्रिज्या बनेगी वो हो जाएगी हमारी, घट जाती है, अगर निकालोगे तो घट जाएगी। जिसकी आपका ये बताओ मुझे, सोडियम में कितने कक्षा होते हैं भैया, 3 कक्षा होते कि नहीं होते हैं। अब बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, 11 होता है, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 1 11। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा तो सोडियम आयन बन जाएगा। अब इसकी आयनिक त्रिज्या तो परमाणविक त्रिज्या से घटेगी कि नहीं घटेगी बताओ। ये तो पूरा ये कक्षा पूरा खत्म ही हो गया, इसका रोल ही खत्म हो गया। तो बाह्यतम कोश फिर ये हो जाएगा, तो इस आयनिक त्रिज्या ये हो जाएगा, जबकि परमाणविक त्रिज्या ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना डिफरेंट आ जाता है आयनिक त्रिज्या और परमाणविक त्रिज्या में। तो होता क्या है, समूह में जब ऑक्सीजन से पोलोनियम तक चलते हैं, तो पोलोनियम तक चलने पर परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। कारण क्या है कि कक्षकों की संख्या में वृद्धि होती है, कक्षाओं की संख्या में वृद्धि होती है। मैं पहले बता चुका हूं, ऑक्सीजन में 2 कक्षा है, ठीक है। तो सल्फर में 3 कक्षा हो जाएंगे, तो 3 कक्षा होगा तो बड़ा होगा कि नहीं। और उसके बाद आप सेलेनियम में आओगे तो 4 कक्षा हो जाएगा। तो कारण समझ में आ गया, कक्षाओं के वृद्धि के कारण त्रिज्या में वृद्धि होती है। आवर्त सारणी में 15वें समूह के तत्वों के तुलना में 16वें समूह के तत्वों की जो परमाणविक त्रिज्या होती है वो छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है। कारण बताइए। तो कारण होता है उसका इफेक्टिव जो है नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण उसके इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण होता है, जिसके कारण उसकी परमाणविक त्रिज्या छोटी हो जाती है। समझ में आ गया सबको अच्छे से। दूसरा देखते हैं आयनन विभव। आयनन विभव, तो आयनन विभव क्या है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तो बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। पहले बार समझा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, ठीक है। तो इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो 15वें समूह, 16वें समूह एवं 17वें समूह से तुलना करेंगे, है ना। पहले सारणी में, फिर हम देखेंगे कॉलम में, ग्रुप में देखेंगे। इस ग्रुप में देख लेंगे ऑक्सीजन के पहले नाइट्रोजन और इसके बाद फ्लोरीन, दोनों में देख लीजिए। तो समूह में जब चलते हैं डियर स्टूडेंट, इसमें आवर्त सारणी में, तो हमारा जो है इसकी तुलना में जो इसका 16वें समूह का जो आयनन विभव है वो कम होता है, मतलब ये ज्यादा होगा, एवं 17वें समूह के तुलना में भी कम होता है। देख लो, अरे भाई ये कम है, ठीक है। इससे कम क्यों है, कारण क्या बताइए। इसमें जो तत्व होते हैं, जिसकी नाइट्रोजन ही ले लीजिए, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 और 2p3। मतलब इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं p कक्षक उपकोश के ऑर्बिटल, वो अर्धपूरित होते हैं। तो अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोशों में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कठिन होता है, ये स्थायी है। तो इसलिए 15वें समूह का जो आयनन ऊर्जा है वो 16वें समूह की तुलना में ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 16वें समूह के तत्वों को जब भरोगे आप, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं ऑक्सीजन का लिखूंगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आएगा, तो ये अस्थायी है, इसकी तुलना में अस्थायी है, क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से युग्मन में आ जाता है, तो अस्थायी है। तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, पहले इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ रहा है, तो इस कारण इसकी जो है ऊर्जा इससे कम होती है, ठीक। इससे तुलना में इसका ऊर्जा कम क्यों होता है, वो तो सबको पता है। जब हम आवर्त में इधर से इधर चलते हैं तो परमाणु आकार छोटा होने लगता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब होता है प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के पकड़ना। तो ये जो इसकी आकार बहुत छोटी है, तो नाभिक बहुत नजदीक रहता है, तो पकड़ के रखा रहता है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। तो इस कारण यहां देखिए, ये स्पेशल कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन है, ये समझ में आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर हमारा जो है आयनन ऊर्जा घटता है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, कमी ही होगी। रीजन क्या है, कक्षा बढ़ रहे हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कक्षा बढ़ रहे हैं तो नाभिक से
जो है इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की दूरी जब बढ़ती जाएगी तो इस पर इसका प्रभाव देखिए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इसको ये खींच के पकड़ेगा कि इसको पकड़ेगा? भाई नजदीक वाला ज्यादा पकड़ में रहेगा, दूर वाला कम पकड़ में रहेगा, तो दूर जितने होते जाते हैं हम उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तो हमको ऊर्जा कम लगती है खींचने में, तो इसलिए आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होने लगता है। इसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता देख लेते हैं पहले, चलिए ऋण विद्युता। ठीक है, तो सबसे जो ज्यादा ऋण विद्युता होता है वो फ्लोरीन का होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का। सबसे सर्वाधिक ऋण विद्युता वाले तत्व फ्लोरीन है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन है, पढ़ाएंगे जब आएगा 17वें समूह का तत्व पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, तो सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व वाला फ्लोरीन है, किंतु फ्लोरीन के बाद क्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है। जो सेकंड तत्व आता है सबसे अधिक ऋण विद्युता वाला, वो कौन है? ऑक्सीजन है, पूरे आवर्त सारणी में, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका ऋण विद्युता क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को, साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऋण विद्युता कहलाता है। अब देखते हैं क्या कि आवर्त सारणी में और ग्रुप में, ठीक है, वर्ग में क्या इफेक्ट होता है इसका। तो जब हम इधर से इधर चलते हैं तो 15, 16, 17, तो ये इस प्रकार होगा, मतलब 15वें की तुलना में 16 का ऋण विद्युता ज्यादा होगा और 16वें की तुलना में 17 का, इसलिए तो मैं फ्लोरीन का बोला, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन का है। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कम होता है, कमी। ठीक है, ऑक्सीजन से पोलोनियम तक कमी होगी और समूह में वृद्धि होती है, याद रखेंगे, है ना भाई। रीजन क्या है? तो सबका रीजन एक ही, प्रभावी नाभिकीय आवेश, परमाणु का छोटा आकार। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये भी उसी प्रकार इफेक्ट करता है, ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे। साझेक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो वर्ग में जब इधर से इधर चलते हैं तो ये होती है वृद्धि, ठीक है, सॉरी आवर्त में, और वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो होती है कमी। तो इस प्रकार आप छोटा सा चर्चा कर देंगे। अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरा इसी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो। ठीक है, आपको पूरा अच्छे से डिटेल में कंप्लीटली इनके परिभाषा से लेकर सब चीज समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट आज का क्लास थोड़ा बड़ा रहने वाला है, लेकिन याद रखिएगा जबरदस्त रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, बोर नहीं होंगे बट थोड़ा बड़ा होगा, कॉपरेट कीजिए, मजा आएगा। ऑक्सीकरण अवस्था देखिए, तो हमारा जो 16वें समूह के तत्व है वो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, -2 होता है, जबकि हाइड्रोजन का +1 होता है। समझ में आ रहा है? ये कैसे होता है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था में लिखेंगे 16वें समूह के तत्व ऋण 2 एवं +2 अर्थात ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं जो +2, +4, +6 होता है। ठीक है, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था तब प्रदर्शित करते हैं जब ये अपने से ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व के साथ यौगिक बनाते हैं, जैसे कि ये देखिए ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब यहां ये देखिए भाई, ऑक्सीजन है और 2 ठो फ्लोरीन है। आप सबको पता है फ्लोरीन के अष्टक पूर्ण करने के लिए टोटल इसमें 9 ठो रहता है जी, बाह्यतम कोश में कितना रहता है? 9 ठो, मतलब 7 ठो रहता है। कितना रहता है? 7 ठो रहता है। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए, समझ में आ रहा है? 1 ठो चाहिए इसको। यहां भी अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए बताइए मुझे? 1 चाहिए, चाहिए कि नहीं? और इसके बाह्यतम कोश में होता है 6, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके साथ 1 ठो साझा करेगा और 1 ठो इसके साथ साझा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है
कि ये जो फ्लोरीन है इसकी ऋण विद्युतता अब भी मैं पढ़ाया हूं जस्ट ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, पढ़ाया हूं कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ऋण विद्युतता ज्यादा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी ओर खींच लेगा। तो इसमें आंशिक ऋणावेश आ गया, आंशिक धनावेश आ गया, आंशिक ऋणावेश आ गया, आंशिक धनावेश आ गया। समझ में आ रहा है। तो जब अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जब यौगिक बनाता है तो इसका धनात्मक होता है, सॉरी मैं गलती से ऋणात्मक बोल दिया, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, धनात्मक होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, +2 होगा। क्यों, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2+ आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑक्सीकरण अंक कितना है, किसी आयन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, उसके आयन की संख्या होती है, +2 हो जाएगा। जबकि धन विद्युतीय तत्वों के साथ जब यौगिक बनाता है तो इसकी ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक होती है। जैसे ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या होगा, -2। पोटेशियम ऑक्साइड क्या होगा, -2। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, -2। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, -2। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को समझिए आप। ऑक्सीजन का बोल रहा हूं मैं, सोडियम का पोटेशियम का नहीं बोल रहा हूं, ऑक्सीजन का बोल रहा हूं मैं, ऑक्सीजन का, ठीक है जी। और सोडियम में पोटेशियम का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इधर जिसकी पोटेशियम का आप निकालोगे, पोटेशियम का निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, हम सबको पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 होगा भैया, तो -2 दैट इज इक्वल टू 0, तो K2 इज इक्वल टू, सॉरी यार, +-2 होता है ऐसा, -2, तो -2 को उधर भेज देंगे, 2 हो जाएगा, और ये 2 है तो ये हो जाएगा 1, सोडियम का हो जाएगा 1, ठीक है, पोटेशियम का 1, और मैग्नीशियम और कैल्शियम का हो जाएगा 2। तो ये होता है परिवर्तित, सॉरी माइनस एवं धनात्मक एवं ऋणात्मक ऑक्सीकरण संख्या। अब देखते हैं परिवर्तित, तो ऑक्सीजन का ही देख लीजिए, ऑक्सीजन का देख लेते हैं और सल्फर का देख लेते हैं। 2 का देखेंगे समझ में आ जाएगा, 8 और ये होता है 16, है कि नहीं। तो 1s2 2s2 2p4। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीकरण अंक इतना में निर्धारित होता है, इतना में देखिएगा कैसे। सामान्य अवस्था में इसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2s2 2s2 और ये हो गया हमारा सामान्य अवस्था में ये युग्मित हो जाएगा, होगा कि नहीं, 4 ठो आ गया। तो सामान्य अवस्था में कितना शो करता है, +2, कितना शो करता है, +2। समझ में। अब उत्तेजित अवस्था में देखिए, तो उत्तेजित अवस्था इसका नहीं आता, रीजन क्या है, इसमें डी ब्लॉक नहीं होते हैं, 2p रहता है, 2d होता है क्या, बताओ मुझे, 2d होता है क्या, 2d आता है, नहीं ना आता है, तो कहां जाएगा, अगर इसको उत्तेजित करोगे तो कहां जाएगा बेचारा उसके पास रहने के लिए घर ही नहीं है भैया, तो जाएगा कहां, भाग के वापस फिर यही आएगा। इसलिए ऑक्सीकरण उत्तेजित अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, समझो बात को। लेकिन जो सल्फर होता है हमारा, ये देखिए सल्फर में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद जो आता है वो 3d आता है, लेकिन 3d में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, 3p4 आएगा, क्योंकि 16 है तो ये हो गया 10 और 6 16। समझ में आ रहा है। लेकिन आगे एक रिक्त उपकोष हमारा डी रहता है, रिक्त रहता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है। तो ये क्या करता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए सामान्य अवस्था में 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया ना भैया, बाह्यतम कोष को लीजिए ना, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सामान्य अवस्था में +2 शो किया, ठीक है, सामान्य अवस्था में +2 शो किया कि नहीं। लेकिन उत्तेजित अवस्था में सल्फर जो है देखना क्या शो करेगा, उत्तेजित अवस्था में कैसे करेगा, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, ये हो गया हमारा 3s, समझ में आ रहा है, और ये हो गया हमारा 3p, ठीक है, और 3d रिक्त है, तो 3d रिक्त है, 5 ऑर्बिटल होते हैं 3d में। तो होता है क्या, उत्तेजित अवस्था में यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, बाह्यतम कोष से पहले निकलेगा बाह्य ऑर्बिटल से, और कहां चला जाता है, यहां आ जाता है। अब इसकी ऑक्सीकरण देखिए संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा +4, होगा कि नहीं। और एक्साइटेड स्टेट में और उत्तेजित अवस्था में, मतलब इसको और ऊर्जा मिलती है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी निकल जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, खाली घर में जाएगा यार, कहां जाएगा, ये निकल के कहां चला गया, यहां चला गया, ऐसा ये आ गया, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया +6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आया कि नहीं आया, आया, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। तो इसलिए परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है +2 +4 +6। तो
तो ये हो गया ऑक्सीकरण अवस्था रे भैया। अब देखते हैं क्या चीज इस चीज में आगे टू बी कंटिन्यूड, कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? तो आपको बताना है सिर्फ इतना कि ऑक्सीजन में रिक्त डी कक्षक डी उपकोष उपलब्ध नहीं होते, इस कारण ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसके उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी रिक्त ऑर्बिटल नहीं होते। समझ में आ रहा है? ये बातें समझ में आ गई? वेरी गुड। अब देखिए, ऑक्सीजन का ऋण विद्युता उच्च होता है एवं इसका परमाणु आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड है ही क्या, ये बताओ मुझे, बाद में बताऊंगा, चलो बता चुका हूं। तो इसमें क्या बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कुछ इस प्रकार। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और जहां हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, याद रख लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करेंगे ना, जहां हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो किस फॉर्म में आता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है, जैसे कि जल लिक्विड के रूप में है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, देखेंगे आएगा तो, ठीक है, अभी मत देखो, अभी मत सुनो। हाइड्राइड का बनाना, हाइड्राइड का बनना, तो ये किस प्रकार का हाइड्राइड बनाएगा? ये जो है हाइड्राइड बनाता है डियर स्टूडेंट 16वें समूह के तत्व, 16वें समूह के तत्व EH2 एलिमेंट हाइड्रोजन है ना, EH2 प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, जैसे कि ये देखिए OH2 नहीं ना, ऐसा नहीं, H2O, पहले धन विद्युति को लिखा जाता है फिर ऋण विद्युति को लिखा जाता है, H2O, और हमारा H2S 2 टेलुरियम पोलोनियम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जल, ये तो सबको पता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेलेनियम हाइड्राइड, ठीक है, सेलेनियम हाइड्राइड, टेलुरियम हाइड्राइड, पोलोनियम हाइड्राइड, इस प्रकार जो है आपका हाइड्राइड का निर्माण होता है। अब इसमें चर्चा कर लेते हैं इस चीज का, ठीक है, इस चीज का। तो H2O में सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, अब भी जस्ट बताया हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड पाने के कारण आप लिखेंगे ऐसा, H2O जल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर से बनाना पड़ेगा क्या? नहीं बनाना पड़ेगा, आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है, पाया जाता है। इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा बता दीजिए? sp3 संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण? sp3 संकरण पाया जाता है। नहीं तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के जब हम लोग लिखेंगे तो 3H2 और 3p3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का कुछ इस प्रकार से, एक S कक्षक भाग लेगा और यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन का, यहां आ जाएगा हाइड्रोजन का, तो 3 sp3 कक्षक भाग ले रहे हैं। और सबको पता है sp3 कक्षक का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 होता है कि नहीं, लेकिन यहां थोड़ा सा बदल जाएगा। रीजन क्या होता है ये देखिए, एक हाइड्रोजन। अब देखिए टोटल इसमें कितना होता है बता दीजिए मुझे। बाह्यतम कोश में होता है 6, तो 2 तो इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन खरगोश के कान बनाते हैं, ऐसा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं जी, जिसके कारण ये क्या करते हैं, दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण होता है। भाई इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों में क्या आकर्षण होगा? क्या नहीं ना, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने के कारण ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और ये हो जाता है 104.5 डिग्री, ठीक है। जबकि अमोनिया में आप सबको पता था कितना होता था, 107, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ प्रमुख और गुण। ओके स्टूडेंट, तो आज थोड़ा बड़ा रहेगा क्लास रहने को, पूरा हम लोग जो है ओजोन भी पढ़ेंगे,
ठीक है, तो कॉपरेट करते रहिए। इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन का निर्माण। तो धातुओं के उच्च ऑक्साइडों का तापीय विघटन द्वारा जो है हम लोग डाइऑक्सीजन, जिसको सीधा सीधा बोले तो ऑक्सीजन का निर्माण किया जाता है तापीय विघटन द्वारा। जैसे कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है तापीय विघटन करने पर, ठीक है, आपका ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, कुछ इस प्रकार। बेरियम ऑक्साइड जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, डियर स्टूडेंट, बेरियम ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार आप ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, एक बेहतरीन ऑक्सीकारक, इसका जब तापीय अपघटन किया जाता है तो भी हमको क्या मिल जाता है, आपका ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इससे भी हमको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण से भी हम लोग जो है तापीय विघटन द्वारा क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्राप्ति कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, 2C कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उसका निर्माण हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा तापीय विघटन द्वारा किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और जो है अधात्विक ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, अम्लीय ऑक्साइड देखिए क्या होता है। अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड जलीय विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है या जल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें अम्ल मिलता है। तो उन अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ कराइए तो क्या मिल जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल मिला। तो ये जो है अधातु है एक, तो अधातु के ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। जो जल के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमको क्या मिलता है, एक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है, एक अधातु है और अधातु का ऑक्साइड है। इसका जब हम जल के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेगा, H2SO4। अब उसको बैलेंस कर सकते हो यार, अभी H2SO3 बन रहा है, उसको बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका विभिन्न ऐसे ऑक्साइड जो जल के साथ क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। इसी प्रकार होता है हमारा क्षारीय ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जल के साथ क्रिया करके क्षार देते हैं, ठीक है। जल के साथ क्रिया करके क्या देते हैं, क्षार देते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, जल के साथ क्रिया कराइए तो क्षार मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड का करेंगे, जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार आपको क्या मिल जाता है, क्षार की प्राप्ति हो जाती है। डियर स्टूडेंट, ये क्षार प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय ऑक्साइड। एक और होता है उदासीन ऑक्साइड। तो उदासीन ऑक्साइड में क्या होता है, उदासीन ऑक्साइड में ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी कोई भी क्रिया नहीं करते, उन्हें हम उदासीन ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जल स्वयं है एक, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये जो है जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, उदासीन ऑक्साइड। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का उपयोग। तो भैया ऑक्सीजन का उपयोग जो कोई पूछता है तो उससे बड़ा फिर मूर्ख है ही नहीं कोई, है कि नहीं। अगर मैं पूछता हूं तो मेरा से बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। रीजन क्या है, ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में किया जाता है। बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहोगे क्या, नहीं। तो हर जैविक प्राणी के लिए ऑक्सीजन अत्यंत ही आवश्यक घटक है, जिसके बिना अगर हम खाना ना मिले, पानी ना मिले, तब भी कुछ दिन कुछ समय जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले तो शायद ही कुछ पल तो रहेंगे, बट दूसरे ही पल निपट जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो श्वसन के लिए, लेकिन कृत्रिम श्वसन इसका मुख्य उपयोग है। अगर उसको छोड़ दे, क्योंकि वो तो कॉमन है और कॉमन लोगों को, ज्यादा लोग जो है
गौर नहीं करते। तो कृत्रिम श्वसन में क्या होता है डियर स्टूडेंट, कृत्रिम श्वसन में हमारा हीलियम और ऑक्सीजन, ठीक है, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज किया जाता है। जब गोताखोर डुबकी लगाने जाते हैं, मोती चुराने जाते हैं, मोती खोजने जाते हैं ये किसी भी कार्यवश समुद्र में जाते हैं तो सिलेंडर लेके जाते हैं। पर्वतारोही जो है पर्वत पर चढ़ते हैं तो सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, तो उसमें हीलियम और किसका रहता है, ऑक्सीजन का मिश्रण आता है। पहले नाइट्रोजन यूज हुआ करता था, लेकिन मैं आपको एक चैप्टर में पढ़ाया हूँ शायद, ठीक है, विलियन में, और नहीं पढ़ाए होंगे तो चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही आने वाली है 18वें समूह के तत्व अक्रिय गैस, तो वहां मैं बताऊंगा हीलियम का उपयोग। तो हीलियम का उपयोग ही होता है समुद्री गोताखोर के जो है सिलेंडर में। समझ में आ रहा है, बाद में चर्चा करेंगे, फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर क्लास। तो इसका और आपका रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट ईंधन के रूप में, ठीक है, इसका ईंधन के रूप में उपयोग, ये तो कॉमन सी चीज है रॉकेट ईंधन। और नहीं पता होगा तो जाइए केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अध्याय 3, उसमें आपको जब सेल पढ़ाया था तो वहां मैं बताया था ईंधन सेल, फ्यूल सेल, वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग हम फ्यूल सेल के रूप में करते हैं एज अ फ्यूल सेल। और बाकी तो आपकी जिम्मेवारी, ऑक्सीजन का अन्य उपयोग आपके लिए छोड़ते हैं। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट ओजोन, क्या देखते हैं, ओजोन, O3। देखिए ओजोन जब वायु में विद्युत विसर्जन किया जाता है, विद्युत विसर्जन किया जाता है वायु में, ठीक है, और ये क्या है बताएंगे आगे थोड़ा सा चल के, ठीक है। तो विद्युत विसर्जन करने के कारण एक सड़ी हुई गंध आती है, सड़ी हुई गंध आती है। उस सड़ी हुई गंध वास्तव में ओजोन का होता है। किस चीज का होता है, ओजोन का गैस होता है। समझ में आ रहा है। और ओजोन का प्राप्ति का जो सोर्स है डियर स्टूडेंट, प्राप्ति तो कहां प्राप्त होता है भैया, तो हमारे जो है भूपर पट्टी पृथ्वी के 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाया जाता है, लेयर पाया जाता है, बहुत पतला लेयर, ठीक है, जिसमें आजकल बोलते हैं कि छेद हो गया है, छेद हो गया है, छेद हो गया है ना। उस परत को क्या बोलते हैं, ओजोन परत। तो ये ओजोन परत क्या है, एक्चुअल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का परत पाया जाता है, ओजोन गैस का परत पाया जाता है। ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, कहा जाए तो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, ठीक है। तो यह जो है कहां पर पाया जाता है, 12 किलोमीटर ऊपर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन परत कहते हैं, जिसका ये कथन है कि ये पराबैंगनी किरणों द्वारा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों द्वारा हमारे हम सबकी रक्षा करता है। उस पराबैंगनी किरणों से बहुत सारी हानियां हो सकती है यार, आपदाएं आ सकती है, आपदाएं नहीं आएंगी लेकिन चर्म रोग, त्वचा का कैंसर वगैरह 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 समस्याएं हो सकती है, ठीक है। और उसका छेद होने का कारण बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ना, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड मात्र हमारे वायुमंडल में 0.3% है मात्र, फिर भी वो कार्बन जो है हमारे पृथ्वी के लिए अधिक है, ठीक है। तो इनका एक क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और जो संतुलन जब बिगड़ता है तो फिर समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। चलिए देखते हैं ओजोन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वह डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन, गर्म ऑक्सीजन पर विद्युत विसर्जन करके, विद्युत विसर्जन करा करके ओजोन में उसको क्या किया जाता है, बदला जाता है, ठीक है। और इसके लिए एक विशेष प्रकार की नली प्रयुक्त होती है, और उस नली को कहते हैं हम ओजोनाइजर। क्या कहते हैं, ओजोनाइजर, ठीक है। अगर आप चित्र बनाना चाहें तो दो प्रकार का ओजोनाइजर है, एक सीमेन का ओजोनाइजर और एक होता है आपका ब्रॉडी का ओजोनाइजर। एकदम इजी है, मैं बता रहा हूं, देखिएगा क्या होता है, फिर इसका हम लोग रासायनिक वो भी देखेंगे एक लाइन का, ठीक है। और छोटा सा चित्र भी है बढ़िया, कोई ज्यादा बहुत बड़ा चित्र नहीं। ये सीमेन का है, बताता हूं आपको, सीमेन का है ना, ये इस प्रकार कुछ यहां से शुष्क एवं शुद्ध, शुष्क एवं शुद्ध जो है ऑक्सीजन गैस क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, ऑक्सीजन गैस प्रवेश कराया जाता है। ये जो होता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा एक में लगा रहता है एनोड, और एक में लगा रहता है कैथोड, और एक में लगा रहता है एनोड, ठीक है, कैथोड एवं एनोड। मतलब विद्युत विसर्जन करने के लिए हम लोग, चिंगारी उत्पन्न करने के लिए हम लोग क्या लगा रहते हैं,
एक बैटरी की सहायता से उसको जोड़ा जा रहता है। और ये होता है हमारा टिन का क्या चीज, टिन का फॉइल, मतलब एक टिन का ये जो है रॉड टाइप का होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या प्राप्त हो जाता है, ओजोनाइज्ड जो है ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, मतलब O3 प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं सीमेन का ओजोनाइजर, ठीक है, याद रखिएगा, आप बनाना चाहे बना सकते हैं, सीमेन का ओजोनाइजर। और इसी प्रकार हमारा ब्रॉडी का जो ओजोनाइजर होता है उसमें एक बड़ा पात्र लिया जाता है। एक बड़े पात्र में क्या करते हैं, इस बड़े पात्र में हम लोग डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर देते हैं। और इसमें डियर स्टूडेंट ध्यान से देखते रहिएगा, चित्र आपको डायग्राम कुछ ऐसा बनाना है। अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, सुधर जाएगा, आप टेंशन ना लें, ये सुधर गया और कुछ नहीं। यू आकार की नली होती है जहां से आपको जो है ओजोन प्राप्त होता है, और ये होता है ऑक्सीजन। इसके बीच में एक हमारा इलेक्ट्रोड लगाता है। विद्युत विसर्जन करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा, एनोड या कैथोड कॉपर या प्लेटिनियम का, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड हमारा बाहर लगा रहता है यहां, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, तो एक इलेक्ट्रोड बाहर लगा रहता है और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा रहता है। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से। और यहां से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है और यहां पे विद्युत विसर्जन होता है, फिर आपको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन जो है प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और ये रहता है डाइल्यूट हमारा H2SO4। तो इसको बोलते हैं ब्रॉडी का ओजोनाइजर। क्या बोलते हैं, ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो ये जो है ओजोन बनाने का जो नली होता है वास्तव में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनाइजर बोलते हैं। तो ये होता है ब्रॉडी का ओजोनाइजर। समझ में आ रहा है, ये होता है इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर या आपका कॉपर का या प्लेटिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रोड, ये भी एक इलेक्ट्रोड ही है हमारा। ये जो है यू आकार की नली होती है, यू आकार की नली होती है, कांच की नली होती है, ठीक है। अब बनता कैसे, इसका रासायनिक फॉर्मूला देखिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। 3O2 विद्युत विसर्जन, शांत विद्युत विसर्जन, चिंगारी नहीं आना चाहिए, ठीक है। विद्युत विसर्जन कराने पर, ठीक है, आवेशित हो जाता है और ये जो है हमारा बना लेता है 2O3, एक लाइन का मात्रा। तो इस प्रकार ओजोन का निर्माण किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसमें जो है हमारा +64 किलो कैलोरी का ऊष्मा भी क्या होता है, अवशोषित होता है। विद्युत विसर्जन करा है, ऊष्मा अवशोषित होता है। तो ली सातेलिया के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग अगर आपको जो है ओजोन का मात्रा बढ़ाना है, ओजोन ज्यादा प्राप्त करना है, तो आप देखिए ऑक्सीजन अभिकारक के आयतन से जो है ओजोन उत्पाद का आयतन कम है। तो ली सातेलिया के अनुसार क्या होता है, जब अभिकारक से उत्पाद का आयतन कम हो, ठीक है, तो उसके दाब, ताप और उत्प्रेरक और जो है आयतन उत्प्रेरक पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान कैसे देते हैं, यदि वह ऊष्मा अवशोषी है, ऊष्मा अवशोषी है और उसका उत्पाद कम हो रहा है, आयतन कम है उत्पाद का, तो आपको उसको ताप को बढ़ाना चाहिए, उसको ज्यादा ऊष्मा देना है, ताप बढ़ाना है, टेम्परेचर को। समझ में आ रहा है। और दाब को कम करना है। और यदि ये ऊष्मा छेपी हो गया तो उस केस में क्या करना था, ऊष्मा छेपी है, वो ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो आपको और ताप देने की जरूरत नहीं है, ताप को कम करें, ताप को कम करें और दाब को बढ़ाएं। इसको बोलते हैं ली सातेलिया का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, ताप को बढ़ाना पड़ेगा, ताप में वृद्धि। लेकिन इतना ज्यादा ताप में वृद्धि ना करें कि विद्युत विसर्जन के दौरान चिंगारी उत्पन्न हो। ताप इसका एक जो है, मैं पहले बता दिया था, गर्म ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है आपका। तो आप ऐसे थ्योरी लिख सकते हैं, इसमें शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन को एक ओजोनाइजर, ठीक है, ओजोनाइजर से पाइप से प्रवाहित की जाती है और वहां शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन का रूपांतरण किस में हो जाता है, ओजोन में हो जाता है।
ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देख लेते हैं ओजोनाइजर जो है ओजोन का उपयोग क्या क्या है, उपयोग इसका क्या है। तो इसका जो उपयोग है यूसेस, ठीक है, यूसेस में ही देख लीजिए या उसके पहले देखने चाहे तो भी क्या, इसका विघटन। तो ओजोन का जो विघटन होता है वो बहुत ही शीघ्रता से, बहुत तीव्रता के साथ हो जाता है। कितना में, 300 डिग्री के सेल्सियस ताप पर, ताप बढ़ने के साथ साथ इसका विघटन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और 300 डिग्री सेल्सियस पर यह बहुत ही शीघ्रता से किस में विघटित हो जाएगा, ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। ऑक्सीजन से ही ओजोन बनता है और ओजोन से ही ऑक्सीजन बनता है। इसलिए टेम्परेचर को ज़्यादा मत बढ़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा मत बढ़ाओ, ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा मत बढ़ाओ, नहीं तो हमारा ओजोन परत है वो क्षीण होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। समझ में आ रहा है। ताप बढ़ेगा भाई, क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझते हो, नहीं बताएंगे, छोड़ो। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो है ये जो है क्षीण होते जाएगा, खत्म होते जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका आक्सीकारक गुण देखिए, क्या चीज, आक्सीकारक गुण। तो आक्सीकारक गुण क्या होता है, फ्लोरीन के पश्चात ओजोन सबसे अच्छा आक्सीकारक है, अच्छा आक्सीकारक है। रीजन क्या है सबसे अच्छा आक्सीकारक होने का, क्योंकि शीघ्रता से ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन को प्राप्त करके, ठीक है, अन्य जो पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत पदार्थ। समझ में आ रहा है। तो इसलिए एक बहुत सुंदर जो है आक्सीकारक है। जैसे कि लेड सल्फाइड का जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, या सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं ये चीज करा चुका हूं पहले भी आपको, नहीं तो जा करके एक चक्कर देख लीजिए। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये चीजें, कहाँ पे मिलेगा बताओ। नाइट्रिक अम्ल जो हम लोग ओस्टवाल्ड विधि पढ़े हैं, पार्ट नंबर आपका 3 आई थिंक 4 में, तो 4 में मिल जाएगा आपको कैसे ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो ये एक बहुत सुंदर जो है ऑक्सीकारक है। इसका यूसेस में डियर स्टूडेंट हमारा होता है ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं इसका, किस चीज के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है, विरंजक के रूप में यूज करते हैं। विरंजक का मतलब क्या होता है पता है, विरंजक का मतलब होता है रंग को समाप्त करने वाला। ठीक है, विरंजक कहते हैं उसको। तो इसका विरंजक गुण कहां से आता है, वो ऑक्सीजन के कारण ही आता है। ठीक है, तो नवजात ऑक्सीजन किसी भी रंगीन पदार्थ है तो ये जो है नवजात ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, तो हाथी दांत का विरंजन, ठीक है, स्टार्च का और ऐसे अनेकों पदार्थ के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। हाथी दांत जैसे धुंधला है तो उसको व्हाइट करने में, व्हाइट, ठीक है, इस चीज का उपयोग किया जाता है। और क्या बता दें, पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में तो इस प्रकार का इसका जो है आप क्या लिख सकते हैं, उपयोग लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं यार, बहुत बड़ा लंबा क्लास हो गया, कोई नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या चीज डियर स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण। समझ में आ रहा है, वो एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सिसकक्ष विधि, संपर्क विधि और सल्फर का ऑक्सी अम्ल, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।